नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट कल यानी कि मंगलवार को अपना फैसला सुनाने जा रही है। लालू प्रसाद समेत 99 अभियुक्त हैं। लालू को राहत मिलेगी या फिर जेल जाएंगे, इसे लेकर सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर जाकर टिक गई हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी। 29 जनवरी को बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर लेने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारा घोटाले का डोरंडा केस 1990 से 1995 के बीच का है। डोरंडा ट्रेजरी से कुल 139.35 करोड़ रुपए की अवैध रूप से निकासी की गई थी। ये चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। ट्रायल चलने के दरमियान बहुत सारे गवाह प्रोसिक्यूशन के द्वारा लाए गए, डिफेंस के द्वारा भी बहुत सारे गवाह दिए गए। कुल प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो गवाह दिए गए थे 575 गवाह दिए गए। डिफेंस की तरफ से भी इसमें गवाही हुई। माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों से सुनने के बाद 15 फरवरी को यह जजमेंट की तिथि मुकर्रर की गई है, जिसमें 15 फरवरी को आना है। चारा घोटाले के 5 में से 4 केस में लालू प्रसाद को सजा मिल चुकी है। देवघर, दुमका और चाईबासा के 2 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हुई है। देवघर कोषागार केस में 3.5 साल की सजा हुई है, जबकि चाईबासा मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा मिली है। वहीं दुमका ट्रेजरी के मामले में लालू को सबसे ज्यादा 7 साल की सजा मिल चुकी है। लालू फिलहाल दुमका ट्रेजरी केस में हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर हैं। ऐसे में मंगलवार को रांची की सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और ऐसे में जरा इस खबर को समझिए। मंगलवार यानी कि कल का दिन 15 फरवरी की तारीख जब लालू प्रसाद का भविष्य तय होगा। चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को 4 मामलों में सजा हो चुकी है, जिनमें देवघर, दुमका और चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामलों में लालू को अब तक सजा हुई है। दुमका कोषागार की बात करें तो दुमका कोषागार में सबसे ज्यादा अब तक लालू प्रसाद को 7 साल की सजा हुई है। वहीं रांची का डोरंडा ट्रेजरी मामला, जिसमें चारा घोटाले का सबसे बड़ा केस, और इस पर सबकी निगाहें जाकर टिकी हुई हैं। सियासी गलियारे की बात करें तो सियासी गलियारे में इन दिनों परिवारवाद पर जोरदार बहस चल रही है। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को असली समाजवादी बताकर किया, तो अब नीतीश कुमार ने भी पीएम के सुर में सुर मिलाते हुए परिवारवाद को बड़ा खतरा बता दिया। नीतीश ने इशारों ही इशारों में लालू फैमिली पर निशाना साधा है। सियासत में समाजवाद बनाम परिवारवाद, फैमिली पॉलिटिक्स पर पीएम सीएम का प्रहार, परिवारवाद से लोकतंत्र को खतरा, समाजवाद के लिए खतरा कौन? लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। 5 दिन पहले ही एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की राजनीति करने वालों पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी और उन्हें सच्चा समाजवादी नेता बताया था। और अब बारी नीतीश कुमार की थी, सो जमकर बरस पड़े परिवारवाद की सियासत करने वालों पर। लालू एंड फैमिली पर बगैर नाम लिए सुनिए कैसे समाजवाद की सेहत पर परिवारवाद के हावी होने की बात नीतीश कह रहे हैं। और हम तो सब दिन कहते हैं कि पूरा बिहार एक परिवार, और लोग अपने घर के परिवार को परिवार कहते हैं और उसी परिवारवाद पर रहते हैं, तो समाजवाद खत्म हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को ही परिवार बताया है और हमला एक परिवार की सोच रखने वालों पर किया। प्रधानमंत्री की बातों को क्यों सही करार दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, वो भी सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो सब देखे अपना बोल दिए कि सारा सब कुछ जो पहले से
होता रहा है और आजकल जो हुआ है, तो हम लोग तो जब से हैं अपने, जब से राजनीति में हैं, सच पूछिए तो अपने छात्र जीवन में भी जब से स्टूडेंट थे उस समय ही जब हम लोग आए हैं सर, तो वहीं से समाजवाद में। वैसे परिवारवाद की ये लड़ाई शुरू हुई यूपी चुनाव को लेकर। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव की पार्टी को परिवार की पार्टी बताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरे की बात कही थी। सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। दरअसल चाहे लालू हो, नीतीश हो या मुलायम, सभी की राजनीतिक पहचान समाजवादी आंदोलन से ही हुई, जो कांग्रेस परिवारवाद से उबर नहीं पाई। जो समाजवादी पार्टी परिवारवाद के लिए आज तक सुनती रही है, और लालू की लालटेन की लौ सिर्फ परिवार तक ही जो रोशन करती रही, इन पार्टियों पर सियासी हमले यूं ही नहीं हो रहे। बेशक चुनाव यूपी में हो रहे हैं, लेकिन सजायाफ्ता लालू की एंट्री बिहार में फिर से हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार ने पहली बार खुलकर यदि परिवारवाद पर हमले की पीएम वाली लाइन का समर्थन किया, तो इसे समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए सीएम नीतीश ने परिवारवाद को समाजवाद के खात्मे की एक बड़ी वजह बताया। तो ये बात तेजस्वी यादव को चुभ गई। उन्होंने नीतीश मंत्रिमंडल के 8 नेताओं के नाम गिनाते हुए सीएम के बयान पर ही सवाल खड़े कर दिए। आप तेजस्वी का वो बयान सुनिए और सोचिए कि क्या बीजेपी जेडीयू के परिवारवाद और आरजेडी के गठन से ही उसके अध्यक्ष पद पर काबिज लालू प्रसाद के परिवारवाद में फर्क नहीं है। लगभग 8 मंत्री ऐसे हैं जिन पे परिवार का जो है आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप बताइए, नाम पर देते हैं। अशोक चौधरी जी के पिता क्या थे, वो भी पॉलिटिक्स में रहे। सुनील कुमार, जयंत राज, सम्राट चौधरी, लेसी सिंह जी के हस्बैंड जो है समता पार्टी से ही लगातार रहे। संतोष सुमन मांझी जी, नितिन नवीन, सुमित कुमार सिंह। अगर उनको ये गलत लगता है, खतरनाक लगता है, तो कम से कम उनको, इन मंत्रियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये तो दोहरापन वाली बात हुई ना भाई, कि आप कहते हैं कुछ और कहते हैं कुछ। परिवार लोकतंत्र है ना भाई। हमको लालू जी प्रधानमंत्री बना देंगे या बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम बन जाएंगे क्या, जब तक हम सीटें नहीं जीतेंगे। और ऐसे में जरा इस खबर को समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री परिवारवाद को लेकर लगातार हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। आरजेडी के गठन से लेकर अब तक पार्टी परिवार के जिम्मे चल रही है। जेडीयू या फिर बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। पार्टी में परिवारवाद के आरोपों में घिरे तेजस्वी इससे अब कन्नी काट रहे हैं और इसीलिए अब उनकी तरफ से लगातार ऐसे नामों का जिक्र किया जा रहा है जो परिवार के अंदर से निकलकर ही किसी न किसी पद पर काबिज हुए हैं। रुक करेंगे दूसरी खबर का। मुंगेर के तारापुर में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीद स्मारक पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 15 फरवरी 1932 की तारीख, जब आजादी के दीवाने अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार भरते हुए थाना भवन पर देश का झंडा लहराने के लिए आगे बढ़े थे। स्वतंत्रता सेनानियों के धावा दल का नेतृत्व मदन गोपाल सिंह कर रहे थे। तब इस टोली को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियों की बौछार कर दी थी, जिसमें बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। फायरिंग के बाद 34 वीर सेनानियों का शव मिला था, जिसमें 13 की ही पहचान हो पाई थी, जबकि 21 की पहचान नहीं हो सकी थी। आजादी के आंदोलन के इस बड़े केंद्र की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में की, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी इसे लेकर संज्ञान लिया और पहले से बने शहीद स्मारक को भव्य करने और देश की आजादी को लेकर यहां से एक बड़ा संदेश देने के लिए भव्य शहीद स्मारक बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
कल वर्चुअल माध्यम से इस भव्य शहीद स्मारक पार्क का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर तारापुर के लोगों में गजब का उत्साह है। तारापुर में बने आजादी के इस मंदिर में 13 शहीदों की प्रतिमा लगाई गई है, जिनकी पहचान हो सकी थी। बाकी की भित्ति चित्र बनाई गई है। उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए तारापुर थाने में बने पंडाल में बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस जगह पर जब भव्य रूप में अब इसे बनाया गया है, कल इसका वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। 15 फरवरी 1932 का वह दिन कोई भूल नहीं सकता, जब तारापुर के वीर नौजवानों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए ब्रिटिश कालीन थाना भवन पर यूनियन जैक उतार फेंका था और इस पूरी घटनाक्रम में 34 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। पिछले वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में तारापुर के शहीदों को नमन किया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने तारापुर के शहीद का चर्चा की और शहीद पार्क का निर्माण करवाया यहाँ पे। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तारापुर के वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके लिए क्षेत्र के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, अति हर्षित हैं और ये काफ़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कल 15 फरवरी 1932 के शुभ अवसर पर शहीदों के नमन के अवसर पर उद्घाटन कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के वो पात्र हैं। तो 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तारापुर शहीद दिवस का जिक्र किया था। वो पहले आप जरूर सुनिए। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। और ऐसे में इस खबर को समझिए। 15 फरवरी 1932 की वो तारीख थी जब आजादी के दीवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार भरी थी। अंग्रेजों की फायरिंग में 34 सेनानी शहीद हो गए थे। 13 सेनानियों की पहचान की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में तारापुर के इन शहीदों का जिक्र किया था। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 शहीदों की इसी प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं और इसे लेकर अब मुंगेर वासी, तारापुर वासी बेहद उत्साहित भरे हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में हर शख्स को यह समझ लेना चाहिए कि शराबबंदी का माहौल उड़ाना उन्हें महंगा पड़ सकता है और महंगा ही नहीं, बहुत महंगा पड़ सकता है। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के बाद सरकार अब नई नई तकनीक के जरिए जहर के सौदागरों पर नकेल कस रही है। ड्रोन की कामयाबी के बाद अब स्कैन टनल बनाने की योजना है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार सख्त है। पुलिस की पहरेदारी के बाद अब शराब माफियाओं के ठिकानों पर ड्रोन से निगहबानी की जा रही है, जिसका रिजल्ट भी शानदार है। ड्रोन अटैक से एक के बाद एक शराब माफियाओं की भट्टियां तबाह हो रही हैं। ड्रोन का प्रयोग इतना सफल हुआ है कि अब सरकार एक और नई तकनीक को बिहार में इंट्रोड्यूस करने का ब्लूप्रिंट खींच रही है। ड्रोन तकनीक के बाद बिहार में अब स्कैन टनल बनाने की तैयारी है। बिहार के 5 बड़े चेकपोस्ट पर स्कैन टनल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे पुलिस को तत्काल ये जानकारी मिल पाएगी कि ट्रक में कौन सा सामान जा रहा है। जिस जगह पर स्कैन टनल बनेगा वो है डोभी और रजौली। झारखंड सीमा पर दालकोला, पश्चिम बंगाल सीमा, यूपी बॉर्डर पर गोपालगंज और भभुआ में स्कैन टनल बनेगा। इन सभी स्कैन टनल पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च आएंगे।
ड्रोन की मदद से शराब कारोबारियों पर पुलिस सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, तो स्कैन टनल बन जाने से शराब माफियाओं की बिहार में जुगाड़ तकनीक से भी एंट्री बैन हो जाएगी, यानी किसी भी जरिए से बिहार में शराब की खेप को नहीं पहुंचाया जा सकेगा। बिहार में शराब से जुड़े लोगों को साफ शब्दों में समझ लेना चाहिए कि शराबबंदी का मखौल उड़ाओगे तो बच नहीं पाओगे। ड्रोन तकनीक तो ट्रेलर है, अभी तो स्कैन टनल बाकी है। और ऐसे में जरा खबर को समझिए। दरअसल बिहार 3 राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर तस्करी की बात की जाए तो ये तस्करी यूपी, बंगाल और झारखंड से ही होती है। बॉर्डर से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो पाती है, या तो इसे रैंडम चेकिंग की जाती है या सूचना के आधार पर यह चेकिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। स्कैन टनल बनने से सभी गाड़ियों की जांच में आसानी होगी, सभी गाड़ियों की जांच अब शुरू हो जाएगी। इससे मतलब साफ है कि शराब की खेप बिहार में अब नहीं पहुंच पाएगी। रिलायंस जियो इंटरनेट की दुनिया में बड़ा धमाका करने के लिए कमर कस चुका है। कंपनी यूजर्स को जल्द 100 Gbps की जबरदस्त स्पीड से वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफर करने वाली है। यूजर तक ये हाई स्पीड इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए पहुंचेगा। सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए रिलायंस जियो ने SES के साथ पार्टनरशिप की है। इस ज्वाइंट वेंचर में जियो की 51% और SES की 49% की हिस्सेदारी होगी। इस नेटवर्क में जियो स्टेशनरी यानी कि GEO और मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी कि MEO सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि नेटवर्क के मल्टी गीगाबिट लिंक से भारत समेत पड़ोसी देशों की इंडस्ट्री, मोबाइल और आम ग्राहक भी जुड़ पाएंगे। इतना ही नहीं, इस सर्विस से दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं के साथ दूरस्थ शिक्षा के अवसरों तक पहुंच ऑफर करेगी। तो जियो SES के इस ज्वाइंट वेंचर के कारण और इस ज्वाइंट वेंचर के बाद कंपनी की तरफ से यह दावा किया गया है कि ये ज्वाइंट वेंचर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने का जरिया बनेगा। सुनिए क्या कहा जियो के निदेशक आकाश अंबानी ने। हम अपनी फाइबर आधारित कनेक्टिविटी और FTTH बिजनेस के साथ 5G में निवेश जारी रखेंगे। दूसरी तरफ SES के साथ ये नया जॉइंट वेंचर मल्टी गीगाबिट ब्रॉडबैंड के विकास को और तेज करेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड। प्रखंड के आमापुर पकड़तला के